हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 हिंदी से जो 3rd नंबर का लेसन है, पाठ है एल्बम। इस लेसन के प्रश्न उत्तर और व्याकरण करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स विथ ग्रामर देखेंगे। इस पाठ के लेखक है सुदर्शन जी। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। इस पाठ में सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमारा 1st नंबर का क्वेश्चन आता है, पंडित शादीराम ने किससे कर्ज लिया था? कर्ज इसका अर्थ होता है लोन। टू whom did पंडित शादीराम took लोन? तो उत्तर देखिए, पंडित शादीराम ने लाला सदानंद से कर्ज लिया था। किससे कर्ज लिया था? लाला सदानंद जी से कर्ज लिया था। 2nd नंबर का क्वेश्चन देखिए, लाला सदानंद ने पत्रिकाएं देखकर उन्हें क्या सुझाव दिया? उन्हें यानी किसको सुझाव दिया? तो पंडित शादीराम को। क्या सुझाव? सुझाव का अर्थ होता है क्या सजेस्ट किया उन्होंने। लाला जी ने शादीराम को क्या सजेस्ट किया जब उन्होंने पत्रिकाएं देखी, यानी मैगजीन देखे। पत्रिकाएं का अर्थ होता है मैगजीन्स। तो व्हाट डिड लाला सदानंद सजेस्ट टू हिम बाय लुकिंग एट द मैगजीन्स? तो उत्तर देखिए, लाला सदानंद ने पत्रिकाएं देखकर, तो लाला सदानंद ने जब वो पत्रिकाएं देखी तो पत्रिकाएं देखकर पंडित शादीराम को यह सुझाव दिया कि यह जो चित्र है यह चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। तो यह जो पिक्चर जो उसके मैगजीन में थे वह चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, यानी बढ़िया, बहुत गुड सैंपल्स है ड्राइंग के। अगर किसी शौकीन को यह पसंद आ जाए तो 1000-2000 आसानी से कमा सकते हो। अगर किसी शौकीन व्यक्ति मीन्स जिसको ड्राइंग्स में इंटरेस्ट होता है, चित्रकला में अलग अलग चित्र कलेक्ट करने में शौक होता है, ऐसे लोगों को अगर यह चित्र पसंद आ जाए तो तुम 1000-2000 रुपीस आसानी से कमा सकते हो। यह सुझाव उन्होंने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर 2000 लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते। इस कथन से मानव स्वभाव की कौन सी विशेषता उजागर होती है? यह जो फर्स्ट सेंटेंस है, अगर 2000 लिख देता तो शायद उतने ही मिल जाते, तो इसमें से ह्यूमन के कौन सा नेचर दिखाई पड़ता है? कौन सा नेचर हमें दिखने को मिलता है इसमें? उत्तर देखिए, इसमें से मानव का स्वभाव लालची होता है, यह दर्शाता है। लालची यानी ग्रीडी। तो मनुष्य का स्वभाव, मानव का स्वभाव जो होता है वो थोड़ा सा ग्रीडी होता है। हमारे पास जो होता है उसमें हम खुश नहीं रहते हैं, हमें और की चाह होती है, इसे कहते हैं लालच, ग्रीडीनेस। तो इसमें से मानव का स्वभाव लालची होता है, यह दर्शाता है। जो मनुष्य के पास होता है उसमें वह खुश नहीं रहता, उसको और मिलने की चाह होती है। तो यही मनुष्य का लालच स्वभाव इससे हमें दिखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, पंडित शादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया? कर्ज इसका मीनिंग होता है लोन। तो पंडित शादीराम ने अपना लोन जो था कैसे चुकाया? उन्होंने कैसे रीपे किया? चुकाया यानी लोन को कैसे रीपे किया? तो उत्तर देखिए, जब शादीराम ने चित्र के एल्बम को बेच दिया और उसके पास उसे 1000 रुपए मिल गए, उसमें से ही 500 रुपए उसने लाला को देकर अपना कर्ज चुकाया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आगे आते हैं हमारे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में हमारा 1st नंबर का क्वेश्चन है,
पंडित शादीराम के लिए एक एक पैसा मोहर जैसा क्यों था? मोहर का मीनिंग होता है स्वर्ण मुद्राएं। जो गोल्डन कॉइन्स जो थे पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के पास गोल्ड कॉइन्स जो थे उसे मोहर कहा जाता था। तो पंडित शादीराम को एक एक पैसा यानी सिंगल पेनी गोल्ड कॉइन के जैसे क्यों लग रहा था? तो देखिए उत्तर, पंडित शादीराम के लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था क्योंकि पंडित शादीराम बहुत गरीब थे, यानी वो बहुत पुअर थे। उन्हें लाला सदानंद का ऋण चुकाना था। उन्हें क्या करना था? जो कर्जा लिया था 500 रुपीज वह उनको वापस करना था, रिटर्न रिपे करना था। उन्होंने लाला सदानंद से 500 रुपए लिए थे। कितने रुपए लिए थे लाला जी से? 500 रुपए लिए थे। लेकिन बहुत सालों तक वह उनके पैसे नहीं चुका पा रहे थे। ऋण चुकाने के लिए वह अपना पेट काट कर पैसे बचाते, यानी वह पेट काट कर पैसे की मनी की सेविंग करते। पेट काट कर मीन्स कम खाना खाकर या बहुत अपने रोज के लाइफ में जो खर्चा होता है उसे बचाकर वह पैसे बचाते थे। जब थोड़े पैसे जमा हो जाते तो कुछ ना कुछ खर्च निकल ही आता। जब ऐसे पेट काट काट कर रोजाना खर्चे से कुछ पैसे निकाल कर जब कुछ पैसे जमा हो जाते थे तो ऐसा कुछ ना कुछ खर्च आता ही था कि उन्हें सारे पैसे खर्च करने पड़ जाते थे और सारे पैसे खर्च हो जाते थे। यानी कोई बीमार हो गया या कोई महत्वपूर्ण काम आ गया, उसके लिए उन्होंने जो जमा किए हुए जो पैसे थे, जो सेविंग होती थी, वह पूरी की पूरी स्पेंड हो जाती थी, किसी खर्चे के ऊपर खर्च हो जाती थी। इसीलिए वह लाला जी का ऋण चुकाने में असफल रहते। इसीलिए वह लाला जी का, यहाँ पे एक शब्द रह गया बच्चों, ऋण। यहाँ पे लिखती हूं मैं, देखिए, इसीलिए वह लाला जी का ऋण चुकाने में असफल रह जाते। ओके, क्योंकि उनका जो भी पैसे वह जमा करते थे वह पैसे सारे कुछ काम निकल आता था तो उसमें खर्च हो जाते थे। इसीलिए वह लाला जी का ऋण चुकाने में असफल रहते। उनकी गरीबी के कारण उन्हें एक एक पैसा मोहर के बराबर लगता, यानी गोल्ड कॉइन के जैसे लगता। एक एक पैसा जुटाना, सेविंग करना उन्हें मोहर के समान मीन्स गोल्ड मुद्रा, गोल्ड कॉइन्स के जैसे लगता था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। आपको नीचे कुछ लाइंस दी गई है, आपको उसका मीनिंग बताना है। तो चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं। लाला सदानंद की भलमनसी के सामने वे आंख न उठा पाते थे। यहाँ पे वे का अर्थ होता है पंडित जी, पंडित शादीराम जी। तो उत्तर देखिए, इस लाइंस का क्या अर्थ होता है। देखिए, इस पंक्ति का यह अर्थ होता है कि लाला सदानंद बहुत ही अच्छे भले मनुष्य थे, बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, भले थे, क्योंकि उन्होंने पंडित शादीराम को कुछ पैसे दिए थे और वह उससे वापस भी नहीं मांग रहे थे। इससे मानवीय भावना प्रकट होती है। उनकी इस उदारता के सामने पंडित शादीराम आंख भी ना उठा पाते थे। तो ये भले मानुस थे, बहुत ही अच्छे मनुष्य थे। कौन? लाला सदानंद जी। तो उन्होंने कुछ पैसे दिए थे और बहुत वर्ष होने के बाद भी उन्होंने पंडित जी से उस पैसों का जिक्र भी नहीं किया था कि वो पैसे मुझे वापस दे दो। तो वो अपने पंडित जी की अवस्था जानते थे, इसीलिए पंडित जी भी उनके इस
उदारता के सामने, इस अच्छे भले आदमी के सामने आंख भी नहीं उठा पाते थे। वह आदर करते थे लाला सदानंद जी का। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर, घोर निराशा ने सभी द्वार बंद कर दिए थे। घोर निराशा यानी डिसअपॉइंट। उत्तर देखिए, इस पंक्ति से यह आशय निकलता है कि लाला सदानंद के रकम चुकाने के लिए पंडित शादीराम बहुत कोशिश करते, पर वह असफल हो जाते थे। लाला जी का ऋण चुकाने के लिए उन्हें कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है कि इस घोर निराशा में सभी द्वार बंद कर दिए थे। नेक्स्ट देखिए, रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। आशा यानी होप। उत्तर देखिए, इस पंक्ति से यह अर्थ निकलता है, रोज शादीराम डाकिये की प्रतीक्षा करता। डाकिया यानी पोस्टमैन, पोस्टमैन का वेट करता कि उसे कोई चिट्ठी आएगी, लेकिन उसे कोई चिट्ठी नहीं आती थी। जैसे दिन भर सड़क के ऊपर गाड़ियों की वजह से धूल उड़ती है और रात पे वह धूल शांत होकर फिर से सड़क पर और आसपास जमीन पर आकर बैठ जाती है, उसी तरह रात को शादीराम को किसी की चिट्ठी आने की आशा भी खत्म हो जाती थी। मीन्स वो भी दिन भर उसकी आशा रहती थी कि उसे किसी ना किसी की चिट्ठी आएगी, इसलिए वह डाकिया का इंतजार करता था। लेकिन जब शाम हो जाती थी, अंधेरा होने लगता था, तो उसकी यह आशा खत्म हो जाती थी। आगे देखिए फोर्थ नंबर, मुझे आज हल्का होने दीजिए। इस लाइन का मीनिंग यह होता है बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ यह होता है कि जब शादीराम के पास पैसे आए तो वह लाला सदानंद का ऋण चुकाना चाहता था। उनकी ऋण के बोझ से हल्का होना चाहता था, क्योंकि बहुत सालों से उनके ऊपर लाला जी का यह ऋण था। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन देखिए, इस कहानी के लिए कोई अन्य शीर्षक लिखिए। शीर्षक यानी टाइटल। तो इस कहानी के लिए शीर्षक होना चाहिए मानवता। तो मुझे यह शीर्षक सही लगा, इसलिए मैंने नाम दिया मानवता। आप अपने माइंड से आप इस कहानी के लिए कुछ और नाम, कुछ और टाइटल दे सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम के अनुसार लगाइए। यहाँ पे आपको 7 सेंटेंस दिए हैं, तो कौन सा घटना फर्स्ट हुई है उसको आपको घटनाक्रम के अनुसार अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है वह यहाँ पे ग नंबर देखिए, यह फर्स्ट है। इस स्टोरी के अनुसार यह घटना फर्स्ट हुई है। पंडित शादीराम को लाला सदानंद के 500 रुपए देने थे, तो यह यहाँ पे लिखा है मैंने, यह फर्स्ट है। सेकेंड घटना देखिए ख नंबर की, पंडित शादीराम ने दिन भर बैठकर तस्वीरें छाटी, यह सेकेंड नंबर है। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने 2 नंबर लिख दिया है बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट है, यहाँ पे सेकेंड है। अभी हम देखेंगे थर्ड नंबर कौन सी घटना हुई है। लाला सदानंद ने समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया, तो यह थर्ड नंबर यहाँ पे लिख दिया है, ब्रैकेट में भी नंबर 3 लिखा है। फोर्थ नंबर पे देखिए, यह जो है एक मारवाड़ी सेठ ने एल्बम मंगवाने के लिए पत्र लिखा, यह फोर्थ नंबर की घटना दी है। आगे देखिए फिफ्थ नंबर पे है, यह लिफाफे में 100 के नोट थे,
तो यह 5th नंबर पे आएगा। 6th नंबर पे देखिए 6 सबसे लास्ट, यह 6th नंबर पे पंडित जी को लाला सदानंद के सिरहाने कोई चुभती चीज जान पड़ी, यह 6th नंबर होगा। और लास्ट जो है 4 नंबर वाला वह 7th नंबर होगा। लाला सदानंद ने स्वयं एल्बम खरीद ली थी, तो यह 7th नंबर पे आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है सोचकर लिखिए, थिंक एंड राइट। यह वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, आपको अपने माइंड से करना है। अब कहानी समझने के बाद में आपको यह क्वेश्चन अपने आप से आपके ओन वर्ड्स में लिखना है। लेकिन आपके हेल्प के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिख के रखा है, तो आप इसकी हेल्प लीजिए और अपना खुद का उत्तर आंसर बनाइए। तो देखिए क्वेश्चन है, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करने के क्या लाभ है? What are the benefits of respecting each other's feelings? उत्तर देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है मानवता। जब मनुष्य एक दूसरों की सहायता करता है, एक दूसरों की भावनाओं का आदर करता है, तो वहां पर दुश्मनी, झगड़ा खत्म हो जाता है। लोगों में विश्वास बढ़ता है, आत्मसम्मान बढ़ता है और लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रह जाते हैं। तो यही लाभ होता है जब हम एक दूसरों की भावनाओं का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं दूसरों की फीलिंग्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आते हैं भाषा से के ऊपर क्वेश्चन, इसमें ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं बच्चों। तो चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं ग्रामर का। निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। शरीर प्लस ईक शारीरिक, विज्ञान प्लस ईक वैज्ञानिक, उद्योग प्लस ईक औद्योगिक, लोक प्लस ईक लौकिक। ईक प्रत्यय लगाने पर पहले स्वर में परिवर्तन हो जाता है। अ या आ का आ हो जाता है, ई या ई का ए हो जाता है, उ या ओ का ओ या औ हो जाता है। देखिए औ हो जाता है। नीचे दिए गए शब्दों में इक प्रत्यय लगाकर लिखिए। आपको ई प्रत्यय लगाकर लिखना है यहाँ पे सफिक्स। तो देखिए फर्स्ट है मास, तो ईक प्रत्यय लगा के शब्द न्यू वर्ड बन जाएगा मासिक। नेक्स्ट है सप्ताह, शब्द बन जाएगा साप्ताहिक। समाज, सामाजिक, यहाँ पे सामाजिक होना चाहिए, सामाजिक नहीं सामाजिक। ओके, नेक्स्ट है वर्ष, वार्षिक। नेक्स्ट है विचार, विचार का हो जाता है वैचारिक। दिन, दैनिक, नीति, नैतिक। इतिहास, ऐतिहासिक। तो इस तरह से हमने प्रत्यय लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा से में सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान में भरिए। फर्स्ट देखिए, बड़े भाई को पढ़ने का डैश था, तो यहाँ पे ब्रैकेट में शोक और शौक ये दो शब्द दिए हैं, तो इसमें से करेक्ट वर्ड है शौक। और देखिए सेकंड सेंटेंस, डैश की बात है कि अब भाई साहब नहीं रहे। नहीं रहे मीन्स ये दुखी होने की बात है, यानी शोक की। ओके, तो ये शोक यहाँ पे लिख दिया है और शौक। नेक्स्ट देखिए, सदानंद ने पंडित जी को डैश भेंट दी, तो गिफ्ट में क्या दिया उन्होंने, शॉल। तो यह शब्द यहाँ पे बैठ जाता है। सेकंड सेंटेंस देखिए, इस डैश सर्दी बहुत पड़ी है, तो दूसरा जो वर्ड है साल, साल मीन्स ईयर, इस वर्ष,
तो इस वर्ष यानी इस साल सर्दी ज्यादा पड़ी है। नेक्स्ट देखिए, सदानंद की डैश दूध लेने दौड़ी। तो सदानंद की स्त्री, सदानंद की स्त्री, स्त्री यानी औरत दूध लेने के लिए दौड़ी। दूसरा सेंटेंस देखिए, गरम डैश से कपड़े जल गए। तो गरम डैश डैश से यानी इस्त्री से, गरम इस्त्री से कपड़े जल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यजमान को डैश कहना उचित न था। तो यजमान को झूठ बोलना, झूठ कहना उचित न था। नेक्स्ट देखिए, नौकर ने डैश भोजन कुत्ते को दे दिया। तो नौकर ने झूठा, जो खाकर झूठा भोजन बच जाता है, झूठा खाना झूठा बच जाता है, उसे नौकर ने कुत्ते को दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर का भाषा से में क्वेश्चन थर्ड नंबर है, नीचे लिखे शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए, यानी अनेक अर्थ वाले शब्द लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए अंक। तो अंक के दो अर्थ निकलते हैं, एक है गोद और सेकेंड है संख्या यानी नंबर। सेकेंड देखिए पत्र। पत्र पत्ता यानी लीफ, जो पेड़ का पत्ता होता है उसे भी पत्र कहते हैं, और पत्र यानी खत, लेटर। ओके, नेक्स्ट देखिए कर। कर का एक अर्थ होता है हाथ। तो हाथ को भी कर कहा जाता है, हैंड। और दूसरा अर्थ होता है कोई काम करना यानी कर। और एक इजी अर्थ है जो मैं बता रही हूं आपको, थर्ड नंबर का, कर यानी लगान यानी टैक्स। कर का और एक अर्थ होता है टैक्स या लगान। ओके, नेक्स्ट देखिए तीर। तीर का एक अर्थ होता है किनारा, जैसे नदी का किनारा। तीर का दूसरा अर्थ होता है बाण, धनुष्य का जो बाण होता है वह बाण, उसको हम तीर भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम शब्द रेखांकित कीजिए। तो आपको सर्वनाम के ऊपर अंडरलाइन करना है। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द है वे। नेक्स्ट है, मैं इनकी एल्बम बनाऊंगा। तो मैं और इनकी। थर्ड देखिए, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं। तो यहाँ पे ये सर्वनाम है। नेक्स्ट है, कुछ दिन बाद उन्हें जवाब में एक बीमा मिला। उन्हें, यह सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विशेषण शब्दों के लिए उपयुक्त विशेष्य लिखिए। तो आपको विशेषण के कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके लिए आपको विशेष्य लिखने हैं, यानी संज्ञा वर्ड्स लिखने हैं। तो देखिए, पहला विशेषण है पुरानी। तो उसके लिए विशेष्य शब्द आया है पत्रिकाएं। सेकंड देखिए, चार विशेष्य शब्द होगा महीने, सारा, पैसा, गरीब, ब्राह्मण। नेक्स्ट है रंगीन, चित्र, ठंडी, सांस, मासिक, पत्रिकाएं, सख्त, चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। पहले वाक्य में की का प्रयोग दो वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी फर्स्ट सेंटेंस में की का जो यूज किया गया है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में यह जो की है, इसका यूज दो वाक्यों को जोड़ने में किया गया है। यह योजक भी कहलाता है और दो वाक्यों को जोड़ने के काम आता है।
दूसरे वाक्य में यानी सेकंड सेंटेंस में यह जो दूसरी की मात्रा वाला जो की का शब्द है, इसका प्रयोग दो संज्ञाओं का संबंध बताने के लिए किया है। दो संज्ञा, यहाँ पे देखिए पंडित और आँख, यह जो दो संज्ञा में संबंध बताने का काम कर रहा है। यह ई की मात्रा, सेकेंड ई की मात्रा, दूसरी ई की मात्रा वाला जो की होता है वह दो संज्ञाओं का संबंध बताता है। की का प्रयोग क्रिया के भूतकाल में भी किया जाता है। जैसे मैंने पढ़ाई की, तो यह भूतकाल यानी पास्ट टेंस में भी की का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इस अंतर को समझते हुए निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान पर की या की भरिए। फर्स्ट देखिए, लाला सदानंद अपने पुरोहित की विवशता को जानते थे। तो यहाँ पे यह की लिखा जाएगा। सेकंड देखिए, वे चाहते थे कि पैसे अदा हो जाए। तो यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ा है। थर्ड में देखिए, पंडित जी ने यजमान के लिए प्रार्थना की। तो यह आपको भूतकाल के लिए यह की का यूज किया है। की का प्रयोग यहाँ पे क्रिया में भूतकाल में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। तो यहाँ पे इस की का यूज हुआ है। वे सोचा करते थे कि यह कैसे भले मानस है। तो यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ा गया है इस की के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ मुहावरे दिए हैं, जैसे कि सिर पीटना, दिल कांपना, पेट काटना, हृदय पर बर्छियां चलाना। तो हम फर्स्ट वाला जो है सिर पीटना, इसका वाक्यों में प्रयोग देखेंगे। सिर पीटना, सोहम अपने परिवार की खराब स्थिति को देखकर अपना सिर पीटने लगा। सेकंड देखिए, दिल कांपना, बड़े से सांप को देखकर, यहाँ पे सांप शब्द है बच्चों, बड़े से सांप को देखकर मेरा दिल कांपने लगा। थर्ड देखिए, पेट काटना, विकास ने अपना पेट काट कर, यहाँ पे काट कर होना चाहिए। तो विकास ने अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। नेक्स्ट देखिए, हृदय पर बर्छियां चलाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, अपने मित्र को गरीबी में देखकर कृष्णा के हृदय पर बर्छियां चल जाती थी। तो बर्छियां चलना यानी बहुत सैड होना, बहुत दुखी होना। ओके, तो चलिए इसी के साथ हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर और ग्रामर खत्म हो जाते हैं बच्चों। आई होप आपको हर क्वेश्चन में डाउट क्लियर हो गया होगा, हर ग्रामर में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ माइंड में डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और स्कूल के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस लेसन का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने दूसरे वीडियो में बनाया है। तो इस लेसन को आपको समझना है, इस पार्ट को समझना है तो वह एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।